4 अप्रैल 2024 करीब शाम के 7:30 बजे शुभम अपनी गर्भवती पत्नी रेशमा और अपने 1.5 साल बच्चे के साथ अपने घर से ससुराल के लिए गाड़ी से निकलता है। कुछ दूर जाने के बाद अचानक शुभम की गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुकती है। शुभम गाड़ी से बाहर निकलता है और देखता है कि आसपास कोई नहीं है। अचानक गाड़ी के सामने से 3 लोग आते हैं और वह शुभम के सर पर वार करते हैं, जिससे शुभम वहीं पर ही लहूलुहान होकर बेहोश होकर गिर जाता है। उसके बाद शुभम और रेशमा का वह पर्स, ज्वेलरी सब कुछ छीन लेते हैं। फिर वह गाड़ी के शीशों को भी तोड़ते हैं। उसके बाद वह रेशमा के पास जाते हैं और रेशमा के ही दुपट्टे से रेशमा के गले को दबाने लगते हैं। रेशमा चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर आसपास मदद के लिए कोई नहीं था। वह रेशमा के गले को तब तक दबाते हैं जब तक रेशमा मर नहीं जाती। जब उन्हें लगता है कि अब रेशमा मर चुकी है तो वह वहाँ से फरार हो जाते हैं। आखिर दोस्तों कौन थे ये लोग? कोई चोर या फिर इसके पीछे कोई साजिश? तो मैं आपसे एक आज ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। उससे पहले आप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर दीजिए। दरअसल क्राइम की इस स्टोरी की शुरुआत होती है एक रेशमा नाम की लड़की से, जो कि जबलपुर के माडोताल के मदर टेरेसा की रहने वाली थी। रेशमा की शादी 2020 में कजरावरा के रहने वाले शुभम से बड़ी धूमधाम से की गई थी। दोनों पति पत्नी शादी को लेकर बड़े ही खुश थे। थोड़े समय बाद शुभम और रेशमा को घर में एक प्यारा सा बच्चा भी होता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अचानक रेशमा को एक दिन अपने पति शुभम का किसी गैर महिला से संबंध होने की बात पता चलती है, जिसका वह पूर्णतः विरोध भी करती है और उसको बार बार समझाती है कि तुम एक शादीशुदा हो और तुम्हारे एक बच्चा भी है, तुम ये सब काम छोड़ दो। पर रेशमा की बात का शुभम पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आए दिन इसी बात को लेकर रेशमा और शुभम के बीच झगड़ा रहने लगता था। कई बार तो झगड़ा इस हद तक भी हो जाया करता था कि शुभम रेशमा के साथ मारपीट भी कर दिया करता था। एक दिन ऐसे ही शुभम और रेशमा के बीच झगड़ा होता है और उसमें मारपीट भी होती है। रेशमा इन सबसे तंग आकर थाने पहुंच जाती है और शुभम के खिलाफ किसी गैर महिला से संबंध होने का और अपने साथ मारपीट में एफआईआर दर्ज कराती है, जिससे शुभम के पास पुलिस आती है और शुभम को समझाती है। अब ये सब होने के बाद शुभम के मन में कहीं ना कहीं रेशमा के खिलाफ नफरत भी पैदा होने लगती है। वह रेशमा के पास भी नहीं जाता था और रेशमा से इसलिए नफरत भी करने लगता था कि उसने मेरे ही खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। करीब 3 महीने के बाद शुभम अपनी पत्नी रेशमा से कहता है कि क्यों ना हम तुम्हारे घर चलें, काफ़ी दिन हो गए हैं हमारे तुम्हारे घर भी जाए बिना। रेशमा भी कहती है अरे हाँ क्यों नहीं। फिर उसके बाद शुभम 4 अप्रैल 2024 दिन शनिवार को अपनी ससुराल जाने के लिए प्लान बनाता है। वह अपनी 6 महीने की गर्भवती पत्नी रेशमा और अपने 1.5 साल बच्चे के साथ डिनर करने के बाद करीब शाम के 7:30 बजे अपने घर से गाड़ी से निकलता है। रास्ते में जाने के बाद शुभम के साथ लूटपाट होती है और शुभम के सर पर भी चोट आती है। शुभम की आंख करीब 20 मिनट के बाद खुलती है। शुभम जैसे ही अपनी पत्नी को देखता है तो वह सन्न रह जाता है। शुभम देखता है कि उसकी पत्नी रेशमा गाड़ी की पिछली सीट पर बदहोश हालत में पड़ी है, जिसको वह तुरंत लेकर वह अपने ससुराल लेकर जाता है। ससुराल वाले भी रेशमा के यह हालत देखते हैं तो वह भी सन्न रह जाते हैं और शुभम से पूछते हैं कि आखिर ऐसे ये कैसे हुआ। शुभम उनसे पूरा वाकया बताता है कि ऐसे ऐसे रास्ते में मेरे साथ लूटपाट हुई। उसके बाद रेशमा के घर वाले रेशमा को अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर रेशमा को मृत घोषित कर देते हैं। फिर पुलिस को फ़ोन किया जाता है और पुलिस को बुलाया जाता है। उसके बाद पुलिस शुभम से पूछताछ करती है और उस घटनास्थल पर जाती है। पुलिस उस घटनास्थल की बहुत बारीकी से जांच करती है और घटनास्थल के आसपास करीब 100 घरों में भी पूछताछ करती है, पर पुलिस को कोई खास सुराग वहाँ से नहीं मिलता। अब पुलिस के लिए एक और भी ज़रूरी सवाल
कि जिस घटनास्थल पर शुभम के साथ यह घटना घटी, थाना वहाँ से कुछ ही दूरी पर पड़ती है। और अब पुलिस की वर्दी पर भी सवाल। अब शुभम पर के पास पुलिस बार बार जाती है और बार बार पूछताछ करती है, पर कहीं ना कहीं शुभम बार बार अपने हर बयान को बदल रहा था, जिससे पुलिस को शुभम पर शक हो जाता है। फिर पुलिस सोचती है कि क्यों ना हम शुभम की कॉल डिटेल निकलवा लें। उसके बाद वह शुभम की लोकेशन और कॉल डिटेल निकलवाती है, और जैसे ही पुलिस शुभम की कॉल लोकेशन देखती है तो वह भी हैरान हो जाती है। दरअसल बयान में शुभम जिस घटनास्थल का जिक्र कर रहा था, उस घटनास्थल पर शुभम की गाड़ी गई नहीं। और यही नहीं, शुभम कहता है पुलिस वालों से कि गाड़ी में मैं और मेरी पत्नी और सिर्फ मेरा बच्चा ही था, पर फ़ोन के लोकेशन के हिसाब से गाड़ी में पूरे 5 नंबर थे। अब पुलिस शुभम को उठाती है और सख्ती से पूछताछ करने लगती है। शुभम डर जाता है और सहम जाता है और वह सच सच सारा पुलिस से बताने लगता है। शुभम बताता है कि सर, मैं 10 साल से एक पूजा नाम की लड़की से प्यार करता हूँ, जिससे मैं शादी भी करना चाहता था, पर इस शादी के लिए पूजा के घर वाले राजी नहीं थे। उसके बाद फिर मेरी शादी रेशमा से 2020 में ज़बरदस्ती कर दी गई। थोड़े समय बाद रेशमा को मेरे और पूजा के बारे में पता लगा, जिससे हमारे घर में रोज़ लड़ाई भी हुआ करती थी। मैं रेशमा से तंग आ चुका था। रेशमा ने मेरे खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी थी, जिससे मैं रेशमा से और भी नफरत करने लगा था। मैं रेशमा को अपने रास्ते से हटाना चाहता था और मैंने कई बार ट्राई भी किया, पर मेरा कहीं पर न कहीं वह मौका नहीं लगा। फिर मैंने 4 अप्रैल को रेशमा को मारने का प्लान बनाया, जिसके लिए मैंने अपने 3 दोस्तों को भी तैयार किया। दोस्तों का नाम था प्रहलाद ठाकुर, अनुराग और शिब्बू चौधरी। मैंने उनसे 60,000 रुपये में सुपारी दी और 20,000 रुपये मैंने उनसे एडवांस भी दिए। प्लान के मुताबिक मैं रेशमा को 4 अप्रैल को घर से लेकर निकला। रास्ते में मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही मैं अपने दोस्तों के पास जाता हूँ और गाड़ी को रोकता हूँ, मैं अपने बच्चे को गाड़ी से लेकर बाहर आ जाता हूँ। उसके बाद मेरे 3 दोस्त मेरी पत्नी रेशमा को गला दबाकर मार देते हैं। उसके बाद करीब हम रेशमा की लाश को लेकर पूरे शहर में कम से कम 20 किलोमीटर दूर तक घूमते रहे। फिर एक दूसरी जगह हम रुकते हैं, जहाँ पर मैं शिब्बू चौधरी और अनुराग से गाड़ी के शीशे तोड़वाता हूँ और अपने सर पर भी वार कराता हूँ, जिससे यह लूटपाट का केस लगे। तो दोस्तों, ऐसे शुभम का पूरे केस का खुलासा हुआ और ऐसे ही पूरी यह गुत्थी सुलझी। पुलिस को भी यह एक कामयाबी मिली। एक लगभग 24 घंटे के बाद ही पुलिस ने यह पूरी गुत्थी समझा ली थी। आखिर कोई कितना ही बड़ा चोर या कितना ही बड़ा क्राइम करने वाला क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मिस्टेक छोड़ ही देता है, और जिससे पुलिस भी उसे पकड़ लेती है। तो दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना या किसी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।